हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आ गया हूं मैं आपके सामने। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और सजेस्टेड आंसर्स फॉर दिसंबर 22 अटेम्प्ट, और बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है। 95%, यस माय डियर फ्रेंड्स, 95% ऑफ द क्वेश्चंस वर कवर्ड फ्रॉम आवर क्लासेस एंड आवर मिशन 110%। इसी सजेस्टेड आंसर्स को, जो क्वेश्चन है इनके, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस पेपर को मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आंसर्स को मैच करिएगा। और दोस्तों, कतई चिंता ना करिएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया, 100 में से 100 नहीं लाने भिड़ू, 70-80 नंबर भी ले आओगे। आई विल बी मोर देन हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Yes, highest administrative body for the purpose of income tax in India. That is my बाप Central Board of Direct Taxes. Yes, पूरे देश के माई बाप तो प्रेसिडेंट साहिबा है हमारी, लेकिन इनकम टैक्स में हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हाईएस्ट बॉडी इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमन जी। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हितार्थ है, इनकी इनकम बतानी है जो इंडिया में टैक्सेबल होगी। उसके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का ज्ञान होना चाहिए, और उनका रेजिडेंशियल स्टेटस है RNOR। और सेक्शन 5 जो बताता है स्कोप ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस या स्कोप ऑफ टोटल इनकम बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके हिसाब से RNOR की बिडो इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है, और फॉरेन इनकम्स जो इंडिया में रिसीव हो जाएं वो वाली टैक्सेबल होती हैं। और एक और इनकम टैक्सेबल होती है उनकी, वो इनकम्स जो बिजनेस प्रोफेशन बाहर का हो और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या सेटअप फ्रॉम इंडिया हो। इसके अंदर जहां देखा जाए तो एक तो हॉलैंड में उनको इनकम मिली है, ये सेक्शन 9 के अंदर कवर्ड है, और ये डीम्ड एज इंडियन इनकम है क्योंकि एसेट इज इंडियन। और दूसरा यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, ये है फॉरेन इनकम, लेकिन इसका 1/4 हिस्सा इंडिया में मिला है, 4 लाख का। तो 4 लाख का 1/4 इज 1 लाख रुपए, ये टैक्सेबल होगा इंडिया में, और 4 लाख रुपए ये टैक्सेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 में ए एंड बी को कंपनसेशन मिला है प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। साफ है, ये कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, लेकिन ये टैक्सेबल होगा। अगर इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़े तो कैपिटल अमाउंट जब टैक्सेबल होता है जब वो कोई सेक्शन बताए। सेक्शन 28 में लिखा हुआ है कि अगर एजेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है या मॉडिफाई होता है, उसका जो मुआवजा है वो सेक्शन 28 में टैक्सेबल होगा, डीम्ड एज बिजनेस इनकम। तो ये कैपिटल अमाउंट है और टैक्सेबल होगा। चौथी इनकम है नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो ये नायक साहब हैं, ये नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में परमानेंटली आ गए हैं 2020 1 अप्रैल को। उसके बाद रहेंगे खाएंगे पिएंगे हिंदुस्तान में। व्हाट विल बी हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23? बिडू, असेसमेंट ईयर 22-23 का मतलब है प्रीवियस ईयर 21-22। 21-22 में 182 दिन है वो हैं, क्योंकि पूरा साल ही है। तो 182 दिन होने के कारण वो रेजिडेंट बन गए सेक्शन 6 क्लॉज 1 के अंतर्गत। और रही बात उनका स्टे, लास्ट 7 सालों में 730 दिन से कम है, क्योंकि 21-22 से पहले वो 20-21 में तो आए हैं, और 20-21 के अंदर वो 365 दिन ही है। तो 730 दिन से कम है 6-6 के अंतर्गत, इसलिए नायक नहीं RNOR हैं जी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड इज टू बी ट्रीटेड एज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड? अर्बन एरिया डिफाइंड है 2(1)(a) में, ना कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वो तो पेपर से पता चलेगा ना। अर्बन एरिया हम कह सकते हैं। हाँ, अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड है अर्बन एरिया में, तो एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया बन जाएगा। अगर उसको याद करें तो सेक्शन 2(1)(a) में लिखा है एक ऐसी जमीन या एक ऐसा एरिया जो म्युनिसिपैलिटी में हो जहां की आबादी 10,000 है, तो वो होता है अर्बन एरिया। वहां से 2 किलोमीटर का एरिया ले लेंगे अगर आबादी 10,000 से ज्यादा है, 1 लाख तक की है। आबादी अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हम 6 किलोमीटर का एरिया भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा की आबादी है और 10 लाख तक की है, तो 6 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन एरिया होता है म्युनिसिपैलिटी की लिमिट से। तो 3 किलोमीटर ही है, तो 6 किलोमीटर में तो आता ही है। तो आंसर हो गया बी, 5 का बी।
नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, जो आपको लमसम अमाउंट मिला है आरपीएफ का, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का, और 5 साल की कंडीशन बामुशक्कत पूरी कर दी है, तो होशियार। हाँ जी, 10-12 में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसपीएफ का पैसा 10-11 में एग्जेम्प्ट हो जाता है। यस, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोविडेंट फंड है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जी, ग्रेचुटी बताइए जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ग्रेचुटी 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 सेक्शन 1010 के अंतर्गत, और ये पोगा मास्टर हैं। पोगा, पोगा से क्या होगा? अरे, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, कह रहा हूं कुछ होने वाला नहीं है, योगा से होगा। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर लिखा है 15 इंटू कंप्लीटेड ईयर इंक्लूडिंग पार्ट डिवाइडेड बाय 26, है ना, इंटू लास्ट मंथ सैलरी, बेसिक प्लस 100% डीए। तो बेसिक प्लस 100% डीए, 26 डेज इन अ मंथ एक्सक्लूडिंग 4 संडेज, 15 कांस्टेंट है, 28 साल 7 महीने काम किया है तो 29। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,96,000 आती है हमारी न्यूनतम अमाउंट, क्योंकि जो रिसीव हुआ अमाउंट है वो इससे ज्यादा है, 14,21,500। 20 लाख उससे भी ज्यादा है। तो न्यूनतम मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम 6,96,000। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है, अश्वनी जी हैं जो एम्प्लॉय हैं किसी स्कूल के अंतर्गत, उनकी बिटिया रानी आशा री, आशा, जिंदगी में आशा ही रखनी चाहिए, और वो पढ़ती हैं, और 4,000 रुपए स्कूल की फीस है। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का परकेजिट है, पहली बात, और दूसरा ये टैक्सेबल होता है अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। अगर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं होते तो अश्वनी के हाथ में ये परकेजिट एग्जेम्प्ट होता, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। तो एक बात मैं अगर ये एज्यूम कर लेता हूँ ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, तो ये वाला परकेज टैक्सेबल होगा अश्विनी के हाथ में। सिमिलर स्कूल की फीस देनी चाहिए, यहाँ पर एक्चुअल फीस दी है तो सिमिलर स्कूल की फीस भी नहीं लिखी, तो मैं इसको सिमिलर स्कूल की फीस मान लेता हूं, मैं इसको सिमिलर स्कूल की फीस मान लेता हूं, मैं इनको सिमिलर स्कूल की फीस मान लेता हूं। और सिमिलर स्कूल की फीस 1,000 रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है, यहाँ तो 1,000 नहीं है, 4,000 है। अब यहाँ पर भी दो अप्रोचेज आती हैं कि सिमिलर स्कूल की फीस 1,000 से ज्यादा है, एक्सेस टैक्सेबल होगा। तो अगर 4,000 है तो 1,000 घटा दीजिए, 3,000, 3,000 में से 600 रुपए और घटा दीजिए क्योंकि वो चार्ज किया जा रहा है, तो ये बनता है 2,400। तो 2,400 इंटू 12, एक आंसर आता है 28,800। तो मैंने ग्रीन वाले जो ऑप्शन है ना, जहां पर मैं ग्रीन हाईलाइट किया, ये ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी हो सकते हैं उन उन ओपिनियन के लिए जो कहते हैं 1,000 से ऊपर टैक्सेबल होगा। लेकिन कई ऑथर्स कहते हैं ना, पूरा का पूरा सिमिलर स्कूल की फी 4,000 इंटू 12 माइनस 7200, जो 600 इंटू 12 चार्ज किया गया, 40,800 होगा। तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है। अगर बी ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने 1,000 रुपए को माइनस नहीं किया, डी ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने 1,000 रुपए माइनस किया, क्योंकि प्रॉब्लम आती है एक्सेस टैक्सेबल लेना या नहीं। जैसे मील्स होती है ना, 50 रुपए प्रति मील, है ना, तो वो हम एक्सेस लेते हैं। वो एक सर्कुलर आया था सीबीडीटी का 15/2001, जिसने कहा था कि भाई एक्सेस लेना है। तो मैं तो पर्सनली, अगर मैं स्टूडेंट होता, सास भी बहू होती, तो मैं तो 28,800 को टिक कर रहा था। लेकिन 40,800 भी सही होना चाहिए, बाकी इंस्टीट्यूट की अपनी जो मर्जी है, हम तो, है ना, करना तो वही है जो मंजूर खुदा होना है। नील आंसर भी एक हद तक सही आ सकता है, तो एक ऑल्टरनेटिव आंसर नील भी कुछ बच्चों ने अगर किया हो तो उनको भी मुझे लगता है ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट की मर्जी होगी मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का अगर कोई मान ले तो ये परकेजेट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एजुकेशन फैसिलिटीज बाय द एम्प्लॉयर है। तो आंसर कहीं ना कहीं ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, बाकी इंस्टीट्यूट की जो मर्जी। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा लिबरल मार्किंग ही करता है, क्योंकि इनका एम क्या होता है इंस्टीट्यूट का, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास करें। क्योंकि ऐसा नहीं, कोई कोई नहीं चाहता बच्चे को फेल करना, वो माँ बाप की तरह है हमारा इंस्टीट्यूट। एनी, फिर भी 3 आंसर सही हो गए, और क्या चाहिए। 9 जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब हैं, मोदी जी, केजरीवाल साहब। यस, केजरीवाल साहब एमएलए हो गए, बाकी ये एमपी की बात कर रहे हैं। तो जी उनको सैलरी भी मिलती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस अपने एरिया में जाने के लिए, डेली अलाउंस भी मिलता है। कौन सा सही है, कौन सा सही है? देखो जी, उनकी सैलरी सैलरी में तो नहीं आती, ये तो नहीं हो सकता। उनकी सैलरी अदर सोर्सेज में आती है, अदर सोर्सेज में आने के कारण उनको अलाउंसेस, बाबा अलाउंसेस भी तो मिलते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो भी अदर सोर्सेज में आएंगे। लेकिन लेकिन उनका कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस और डेली अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है। यस, 10 क्लॉज 17 में
डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, तो उनका सैलरी ही आएगी आईयूएस में। लेकिन एक शर्त यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये 115 बीएसई में नहीं है, क्योंकि अगर 115 बीएसई में है तो कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, 115 बीएसई मांगे कुर्बानी, तो 115 बीएसई में ये दोनों अलाउंसेस टैक्सेबल हो जाते हैं। वो ऑप्शन यहाँ पर दी हुई नहीं लग रही है कि तीनों की तीनों आईयूएस में आ जाए, ये ऑप्शन नहीं है। तो अगर किसी बच्चे ने आई 115 बीएसई में कवर मान लिया है, तो ये दोनों अलाउंस टैक्सेबल हो जाते हैं, वो ऑप्शन नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 115 बीएसई में ये कवर्ड नहीं है, तो उनकी बेसिक सैलरी आ जाएगी आईयूएस, दो अलाउंस एग्जेम्प्ट 1017। और अगर 115 बीएसई में है तो 1017 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, तीनों आईयूएस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी डिडक्शन बताइए 16 दो की फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। लेकिन दोस्तों वो 115 बीएसई में है, और 115 बीएसई एक हाथ से लो स्लैब्स तो देता है, दूसरे हाथ से खून चूस लेता है, जिसके अंदर आपको एग्जेम्पशंस और कुछ डिडक्शंस नहीं है। सेक्शन 16 की डिडक्शंस नहीं मिलती हैं जो 115 बीएसई में आते हैं, इसलिए राज जो है बेचारे अपना राजपाट खो बैठेंगे, इनको डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो आंसर इज डी, निल। क्वेश्चन नंबर 11 में अभिनव के बाद तीन तीन घर रहने के, लोगों के पास एक घर नहीं होता, छत नहीं होती है, तीन तीन घर है, बहुत पैसे वाला इंसान है। गवर्नमेंट कहती है 23(4) के अंतर्गत एक जीते एक बार है, मरते एक बार है, प्यार एक बार करते, पहले एक होता था, लास्ट के 3-4 साल पहले अमेंडमेंट आ गई, 23(4) में 2 मकानों को निल कर देंगे, तीसरा डीम टू बी लेट आउट। तो 23(4) की ऑप्शन हम लगाएंगे, डी वाले ऑप्शन विल बी राइट। 12th है रानी साहिबा रेंट ले रही है हाउस प्रॉपर्टी का और रूरल एरिया में है। अब प्रॉब्लम ये आती है, ये एग्रीकल्चरल लैंड है या नहीं। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके ऊपर जो फार्म हाउस होता है, वहां पर भी ऐसा नहीं कि कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हो, तो एग्रीकल्चर लैंड पे अगर फार्म हाउस बना हुआ होता है और फार्म हाउस का उपयोग कल्टीवेटर इस्तेमाल करे अपने रहने के लिए या स्टोर के लिए, उस पे या तो वो टैक्सेस भी, लोकल टैक्सेस भी होने चाहिए। तो कुछ कंडीशंस हैं 2(1)(a) के अंतर्गत, अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाएं तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फार्म हाउस वाली, रूरल एरिया वाली एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो एक ऑप्शन नॉट टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड है, यस 10(1) सेक्शन के अंदर, अगर वो 2(1)(a) वाली जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो जाए। समझ लो मेरी बात। नहीं तो नॉर्मल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की कहाँ टैक्सेबल होती है, वो एचपी में आती है। लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं है और बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट है, तो फिर रानी साहिबा का पीजीबीपी। तो मेरे हिसाब से ए बी डी तीनों ऑप्शंस कुछ ना कुछ हद तक सही हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन रूरल एरिया के बेसिस पे देखें तो एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, रूरल एरिया लिखा है, क्योंकि एनी लैंड इन द रूरल एरिया ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरिया, वहां पर ये बात आती है। समझ रहे मेरी बात। तो इसलिए आंसर ए बी डी तीनों ऑप्शंस में मुझे लगता है इंस्टीट्यूट शायद क्रेडिट दे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जावेद जी हैं, उनको बताना है डिडक्शन कितनी मिलेगी ब्याज की एचपी से। 24B का ब्याज होता है जिसमें ताजा ताजा और बासी ब्याज की बात की गई है। ताजा ब्याज तो 5 महीने का होगा, क्योंकि 31 अगस्त 2021 उन्होंने लोन रीपे कर दिया, तो 5 महीने का ताजा ब्याज अगर हम 5 लाख इंटू 12 करते हैं, 60,000 रुपए मंथली है, तो इस ताजा ब्याज बनता है 25,000 रुपए इस साल का। और बासी ब्याज है आपका 13-14 प्रीवियस ईयर से 17-18, 13-14 से लेकर 17-18, यस माय डियर फ्रेंड्स, 13-14 से 17-18, 5 साल, 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 60,000 प्लस 25, 85,000 रुपए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी बतानी है, अंडरलाइज रेंट की रिकवरी हुई है कितनी, 90,000 रुपए। 25A सेक्शन है यहाँ पर। ये जो 90,000 रुपए रिकवर हुए हैं, लेकिन 90 के 90 टैक्सेबल हो सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है आपकी जो अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट था वो था 1,20,000, डिडक्शन आपको खाली, इनफैक्ट आपका अनरियलाइज रेंट 160 था, डिडक्शन आपको 120 की मिली थी, तो 40,000 रुपए आपकी अभी तक डिडक्शन के रूप में नहीं मिला। तो भाई प्रॉफिट तो वो होता है ना जो मेरे नुकसान से ऊपर, अभी तो 40,000 का नुकसान पेंडिंग है, तो रिकवरी में से 40,000 घटाए 50,000 रुपए मेरे टैक्सेबल हो गए।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी। तो आगे बढ़ते हैं 15th में विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम फॉर बिजनेस प्रोफेशन। कौन से ऐसे लॉसेस हैं जो बिजनेस प्रोफेशन से अलाउड नहीं है? कैपिटल लॉसेस तो अलाउड है ही नहीं भैया, कैपिटल लॉसेस तो अलाउड होते नहीं, कैपिटल गेन से जाते हैं। और जो बिजनेस बंद होने के बाद के लॉसेस हैं वो भी नहीं मिलते, ये दोनों तो है ही नहीं। तो अब रह गया आपके पास, और यही पूछा कौन से नहीं मिलेंगे, तो 2 और 3 नहीं मिलेंगे, 2 और 2 नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या 1 मिलेगा? प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस, यहां पर दो अप्रोच है। क्या प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस 35D वाले हैं तो उनका बेनिफिट मिल जाएगा, अगर वो 35D में इंक्लूडेड नहीं है तो उनका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर 35D की बात कर रहे हैं तो 2 और 3 ही मिलेगा ना, 35D का तो मिल ही जाएगा पॉइंट नंबर 1 वाला तो। लेकिन अब कोई कह रहा है जी 35D वाला नहीं है ये, तो तीनों ही नहीं मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिपीट करूं दोबारा, देखो जो कैपिटल लॉसेस है वो तो मिलना ही नहीं, उसका तो डाउट ही नहीं है। जो बिजनेस करने के बाद के लॉसेस होते हैं वो भी नहीं मिलते, तो सेकंड एंड थर्ड तो मिलना है ही नहीं। बी ऑप्शन कहता है सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन कहता है 1, 2 और 3। अब वो कह रहा है 1 वाला भी नहीं मिलेगा, वो ये मान रहे हैं कि 35D में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 35D में क्या था? प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्विस, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, उसमें लीगल एग्रीमेंट्स, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो 35D के अगर वो प्री इनकॉर्पोरेशन लॉसेस 35D के हिसाब से हैं तो फिर मैं बोलूंगा भैया सेकंड एंड थर्ड नहीं मिलेंगे, फर्स्ट तो मिल जाएगा। वो कह रहा है ना प्री इनकॉर्पोरेशन वाले 35D में नहीं है, तो बेटा फर्स्ट वाला भी नहीं मिलेगा, सेकंड वाला भी नहीं मिलेगा, थर्ड भी नहीं मिलेगा। तो इसमें भी मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट बी और डी दोनों दे सकता है आंसर्स फॉर योर इवैल्यूएशन। तो चिंता ना करिए, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर मल्टीपल आंसर्स हैं, तो पास होने की चांसेस बहुत हैं आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हर्षित ने ली हैं, इनको बहुत ज्यादा खुशी है इंटेंजिबल एसेट्स लेकर। इसमें गुडविल ली है जी, गुडविल पे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और को डेप्रिसिएशन ही निकालना है। टेनेंसी राइट्स लिए 25 करोड़ के 7 अक्टूबर, क्योंकि इस्तेमाल 180 दिन से कम है, तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 32(1) लग जाएगा। और यहाँ पर 25% जो डेप्रिसिएशन होता है उसका 12.5%, यस 12.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 25 करोड़ का 12.5% होता है 3.125 करोड़, 3.125 करोड़, हाँ जी। तो उनको 12.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, 3.125 करोड़। गिरधारी गिरधारी गिरधारी, अब इनका डेप्रिसिएशन बताना है। हाँ जी, हमने पढ़ा था कि ये 10,000 से ऊपर की पेमेंट है तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम का बैंक अकाउंट का ट्रांसफर, या रूल 6 अब्बा। यहाँ पर ये पेमेंट फर्नीचर की 10,000 कैश की है एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35,000 बियरर चेक है, ये अलाउड नहीं है। 40,000 अकाउंट पे ही चेक है, ये अलाउड है। तो आपका जो वैलिड फर्नीचर कॉस्ट है वो 50,000 माना जाएगा। दोनों ही पूरे साल 180 दिन इस्तेमाल है, तो 50,000 का 10% 5,000 रुपए, बी ऑप्शन। 18th क्वेश्चन के अंतर्गत कह रहे हैं जी, ये है 35ABB टेलीकॉम लाइसेंस का डिडक्शन, ये मिलती है लाइफ के बेसिस पर। अब वो लाइफ निकालनी होती है प्रीवियस ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपायरी, एक ऑप्शन ये। और अगर ये पेमेंट बिजनेस शुरू होने के बाद है तो प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट टू प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपायरी। क्या बोला, नहीं समझ आ रहा ना? सुनो ना, अगर लाइसेंस की पेमेंट करी है बिजनेस शुरू करने से पहले तो प्रीवियस ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपायरी, और पेमेंट करी है बिजनेस शुरू होने के बाद तो पेमेंट वाला प्रीवियस है टू प्रीवियस ईयर ऑफ एक्सपायरी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो आ रही है कि 10 साल बन रहे हैं, एक ऑप्शन आ रही है 11 साल बन रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। टेक्निकली तो मैं बोलूंगा मेरे हिसाब से तो 11 वाला आंसर, बी वाला ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। 6 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय 11 साल, तो 60 लाख बनते हैं। कुछ हद तक एक आधी वो ना, अगर पेमेंट हम मान लें इसकी हुई है 1 अप्रैल 2020 को, उस केस के अंदर यहाँ पर 10 साल बनेंगे। 6 करोड़ 60 डिवाइडेड बाय 10 तो 66 लाख पर एनम। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन सही आनी चाहिए। पर्सनली मैं बी लेता, लेकिन मुझे लगता है लिबरल मार्किंग के हिसाब से इंस्टीट्यूट सी का भी क्रेडिट देगा। हाँ जी, 19th क्वेश्चन जो है 44AD के अंदर है। 44AD के अंदर 8% और 6% का क्राइटेरिया है आपकी टर्नओवर का, वो आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाती है। लेकिन इसमें 6% जब करते हैं वही अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट,
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम या रूल 6 अब्बा के 8 मेथड्स के पेमेंट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आ जाए। तो यहाँ पर अकाउंट पे चेक से पेमेंट मिली है, हम ये मान रहे हैं कि पेमेंट रिलाइज भी हो गई है आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक, तो 12.5 लाख का 6% लेंगे। 25 लाख का कैश है तो इस पे 8% ही चलेगा। 12.5 लाख अकाउंट पे ड्राफ्ट से और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले रिसीव हुआ है। रियलाइजेशन की बात नहीं की, हम एज्यूम कर लेंगे रिलाइज भी हो गई होगी पेमेंट, तो इसका भी हम 6% मान रहे हैं और 15 लाख का हम 8% भी ले रहे हैं। एक ऑप्शन ये भी हो सकती थी, इसके हिसाब से तो आंसर बन रहा है 4,70,000, लेकिन हम पूरे के पूरे 65 लाख का अगर हम 8% ही कर दें तो वो ऑप्शन भी दी हुई है क्या, वो बनता है 5,20,000। तो वो ऑप्शन पता नहीं इंस्टीट्यूट माइट गो फॉर और नॉट, बट मेरे हिसाब से तो आंसर 470 बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि यहाँ पर अकाउंट पे चेक से मिले हैं, रिसीव बाय अकाउंट पे चेक, तो हम ये मानते हैं कि रिसीव्ड एंड रिलाइज्ड दो बातें हैं। रिसीव इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट है द पेमेंट शुड बी रिलाइज्ड अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, तो पेमेंट हम ये मान के चल रहे हैं कि रिलाइज्ड है, तो बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से 470 है। बाकी देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या होता है, वो तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट डीम्ड टू बी, विच आर डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस की डेफिनेशन 43.5 अदरवाइज बाय डिलीवरी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और ये होते हैं, या हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट डीम्ड एज स्पेकुलेटिव, whereas ये सेल एंड परचेज अदरवाइज बाय एक्चुअल डिलीवरी, इसको हम डीम्ड एज स्पेकुलेटिव मानते हैं, तो ये आंसर है ए। 21st क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, आपको ये बताना है 40B के अंतर्गत कितना अमाउंट डिसअलाउ होगा। उसमें नॉन वर्किंग पार्टनर की रेम्युनरेशन तो पूरी डिसअलाउड है, तो 90 के 90 तो पूरा डिसअलाउड है। और रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर के लिए बुक प्रॉफिट का लिमिट निकालनी पड़ती है। बुक प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट का 90% मिलता है 2,70,000, और 3 लाख से ऊपर 2 लाख का 60% होता है 1,20,000, तो 390 मिल जाएगा आपको 4.5 में से। तो 60,000 तो वर्किंग पार्टनर का डिसअलाउ होगा, 90,000 वो डिसअलाउ होगा, तो 1.5 लाख रुपए डिसअलाउ होगा। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट, इसमें से कौन सी कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, पर्सनल एसेट्स नहीं आती, और ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये आपकी पर्सनल एसेट्स है, ये स्टॉक इन ट्रेड है, तो स्वाभाविक है ज्वेलरी हेल्ड बाय द ज्वेलर फॉर हिज पर्सनल यूज। अब ये मूवेबल पर्सनल में नहीं आएगा क्योंकि ज्वेलरी है, वो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है, इट इज अ कैपिटल एसेट। पॉइंट नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर एडवांस मनी पता लगाना है आपको, ये टैक्सेबल होगा नहीं होगा। 1/4/2014 के बाद जो फोर्फीचर होता है सीधा आईयूएस में टैक्सेबल होता है 56(2) सेक्शन के अंतर्गत, तो ये 3 लाख रुपए आपके आईयूएस में टैक्सेबल होंगे। ऑप्शन नंबर ए। पहले कॉस्ट से रिड्यूस होते थे, अब नहीं। न्यू एग्रीकल्चरल लैंड परचेज करी है आपने 54B की एग्जेम्पशन के लिए, 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, 3 साल से पहले बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ द न्यू लैंड में से जो कैपिटल गेन है वो माइनस करते हैं, तो कैपिटल गेन विल बी माइनस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू लैंड। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, द वर्ड शुड बी द न्यू लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर पुरुषोत्तम जी का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है अंडर सेक्शन 112A, अंडर सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। अगर शेयर्स एक्वायर किए गए हैं 1 फरवरी 2018 से पहले, तो हम मार्केट वैल्यू लेते हैं 31 जनवरी 2018 की। यहाँ पर मार्केट वैल्यू दी हुई है 31 जनवरी 2018 की 2550। इंडेक्सेशन होता नहीं है, और आपने बेचा है इनको गाइस 3200, तो 3200 माइनस 2550, 250 शेयर है, तो आंसर आएगा 1,62,500। आप बोलोगे ए, नहीं, 1 लाख की छूट भी मिलती है 112A में, तो 62,500 पे 10% टैक्स लगेगा। ठीक है ना। हाँ, कोई बच्चा कह रहा है सर मैंने तो सिंबॉलिक एज्यूम कर लिया, 1 लाख घटानी है, तो आंसर बेस्ट ऑप्शन है 62,500, 10%। कीर्ति ने एक मकान खरीदा है, कैपिटल गेन निकालना है इनका। ये सेक्शन है 45(3), जहां पर एक पार्टनर अपनी कैपिटल एसेट फर्म को देता है, तो जो रिकॉर्डेड वैल्यू है बुक्स में उसको एफवीसी माना जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू को। तो जो रिकॉर्डेड वैल्यू 18 लाख है, उसके बाद कैपिटल गेन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। 8 लाख की खरीदी थी, 317 ट्रांसफर वाला सीआईआई, खरीदने वाला साल 254, तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा ए, एलटीसीजी 8,01,575। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 27 सुरजीत जो है, सुरजीत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सुरजीत के हाथ में कितनी आएगी, क्या क्या मिला है इनको। अरे भाई, इनको डिविडेंड इनकम मिली है 7.5 लाख की। इस पे सेक्शन 56, हाँ जी 56 तो चार्जिंग सेक्शन है, 57 सेक्शन की डिडक्शन मिलती है डिविडेंड से इंटरेस्ट इनकम की मैक्सिमम 20%।
तो 20% होता है 1.5 लाख रुपए। अब इनका ब्याज बनता है 2.20, क्योंकि उस ब्याज के बदौलत इन्होंने लोन लिया था, लोन से इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। तो आपको मैक्सिमम 20% की डिडक्शन मिलेगी 7.5 लाख का 1.5 लाख, तो 2,20,000 नहीं मिलेगा, 1.5 लाख मिलेगा। तो 7.5 में से 1.5 चलेगा तो 6 लाख रुपए इनकी टैक्सेबल IUS इनकम आएगी। वेंकटेश को 35,000 रुपए मिले हैं दो फ्रेंड से। मैरिज एनिवर्सरी, सॉरी, अब बर्बादी हो चुकी है, उस बर्बादी की सालगिरह है आज। तो गवर्नमेंट कहती है बर्बादी पे हम एग्जाम करते हैं, ये तो सालगिरह है। 35,000 दो फ्रेंड से मिले, 70,000 हो गए, 70 के 70,000 रुपए चार्जेबल टू टैक्स। बर्बादी पे मिलते तो बात अलग ही होती। चंपा चमेली, ये जो चंपा चंपा लाल जी हैं, इनको ब्याज मिला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से, क्योंकि कंपनसेशन में देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। रेलेवेंट सेक्शन 56 दोनों है, 50% की फ्लैट डिडक्शन मिलेगी, 12 में से 50% चलेगा, 6 लाख रुपए इनके हाथ में टैक्सेबल होंगे IUS के अंदर। रेसिप बेसिस पे अंडर सेक्शन 145B है, आई सपोज 56(2), वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिसिप्ट बेसिस। उसके बाद एट द टाइम ऑफ फिक्सेशन ऑफ मैरिज ऑफ यश, उनके फादर सुंदर ने अपनी डॉटर इन लॉ, जो वुड बी डॉटर इन लॉ हैं, अपनी अपनी डॉटर इन लॉ बहू जो भी बनी नहीं है, तो रिलेशनशिप तो आया नहीं है, रिलेशनशिप आया नहीं है, तो भाई यहाँ पर क्लबिंग प्रोविजंस एक्टिवेट नहीं हो सकते। आपको अपनी डॉटर को देना है, जिस वक्त एसेट दी उस वक्त भी वो डॉटर इन लॉ होनी चाहिए, सन्स वाइफ। और जिस वक्त इनकम आई, अब इनकम आई जब तो वो सन्स वाइफ हैं, लेकिन जिस वक्त दी वो वुड बी हैं, वुड बी क्वेश्चन मार्क, तो क्लबिंग प्रोविजन एक्टिवेट नहीं होंगे। रश्मि जी के हाथ में ही इनकम टैक्सेबल होगी, ऑप्शन नंबर बी। मनदीप, मनदीप क्या कह रहे हैं जी, आपको ये बताना है मनदीप के हाथ में इनकम कितनी क्लब होगी। तीन उनकी प्यारी प्यारी बिटियां हैं, एक तो माइनर बिटिया 4500 कमा रही है, 1,000 कमा रही है, एक 3500। तो भाई 1,500 रुपए की 10-32 में छूट है, क्लबिंग होगी 64(2) के अंतर्गत। तो 4500 में से 1,500 की छूट, 1,000 में 1,000 की छूट, 3,500 में 15 की छूट, तो ये अमाउंट बनता है आपका 5,000 रुपए। अगर आप देखो ना, 4.5 प्लस 1 5.5, 5.5 और 3,500 9,000, 9,000 में से 4,000 की छूट ले लीजिए और ये बन गया वो। लेकिन 115 BAC में है, तो अगर 1032 की एग्जेम्पशन नहीं मिलती है, जो 115 BAC में आते हैं मनदीप साहब, तो 1032 नहीं मिलता है, तो उस केस में पूरा का पूरा 9,000 आ जाएगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही होंगी, बी और डी वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 115 BAC की चर्चा नहीं की गई है। तो 115 CA में मनदीप आ जाते तो ये अमाउंट उनको 1032 का नहीं मिलता। निशांत ने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है अपनी वाइफ सरिता को, सरिता ने डॉटर इन लॉ को गिफ्ट करी है और उनका नाम है बबीता। तो निशांत से गई सरिता, सरिता से गई बबीता। अब उस मकान की इनकम आई है, तो भाई मैं ये मानता हूं कि इसमें 64(1)(6) का प्रोविजन लगेगा, जहां पर एसेट गिफ्टेड टू सन्स, एसेट गिफ्टेड टू सन्स वाइफ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हम ये मानते हैं कि सरिता के थ्रू वो गई है, लेकिन सरिता की खुद की प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो यहाँ पर 64(1)(6) की जो क्लबिंग लग जाएगी। और जो मकान की इनकम आई है 30,000 इंटू 12, 3,60,000, उस पर 30% की डिडक्शन, और 2,52,000 निशांत के हाथ में क्लबिंग हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा कहे डीम डोनर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो वो भी लगा लो, डीम डोनर सेक्शन 27, जिसके अंदर लिखा था एसेट गिफ्टेड टू वाइफ। तो यहाँ पर एसेट गिफ्टेड टू वाइफ है, जब तक उनके वापस नहीं आ जाती तो ये चलता रहेगा। तो 2,52,000 इन दी हैंड्स ऑफ निशांत। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस HP के 2,25,000 है लास्ट ईयर के लॉसेस हैं, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, सेम हेड से सेट ऑफ होंगे इस साल। तो इस साल इस 4 लाख से पूरे 2,25,000 सेट ऑफ कर सकते हैं। वो जो लिमिटेशन है, करंट ईयर HP लॉसेस दूसरे हेड से 2 लाख तक सेट ऑफ होते हैं, तो यहाँ पर आप पूरे 2,25,000 सेट ऑफ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सेम हेड से सेट ऑफ की पॉइंट है। वहां पर वो 2 लाख की लिमिट नहीं है, वो इंटर हेड एडजस्टमेंट में 2 लाख की लिमिट है, जो आपकी है सेक्शन 71(3)(a) है, आई सपोज। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन में पार्टनरशिप फर्म है, 3 इक्वल पार्टनर्स हैं, पुराने साल का डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए है, बिजनेस लॉस 6 लाख रुपए है। सेक्शन 78, सेक्शन 78 आई सपोज 2 है, जहां पर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो उसका प्रपोर्शन शेयर ऑफ लॉस नई फर्म को जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो जो आपका डेप्रिसिएशन है 3 लाख का, वो तो आपको सेट ऑफ करने के लिए मिलेगा। लॉसेज में उसका 1/3 शेयर, तो 6 लाख में उसका 1/3 शेयर 2 लाख हो गया, 4 लाख मिलेगा। तो 4 लाख के लॉसेज मिलेंगे भाई नई फर्म को जो आफ्टर रिटायरमेंट बनी है, और 3 लाख का डेप्रिसिएशन मिलेगा।
2 लाख का जो लॉस था वो डेड हो जाएगा अंडर सेक्शन 78(2). हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में असेसी ने 115 बीएसी की ऑप्शन नहीं ली है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसमें मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की मिलती है। 80 ईई ए में भी 1.5 लाख है और ईई बी में भी है, लेकिन 115 बीएसी में ये नहीं है। अगर होते तो आंसर नील होता। हाँ जी। जीटीआई की बतानी है, एडजस्टेड जीटीआई 80G के लिए। 80G के अंदर 4 कैटेगरीज बनाई थी। इसके अंदर जो लिमिट होती है वो होता है जीटीआई माइनस ऑल लॉन्ग टर्म माइनस शॉर्ट टर्म 111A माइनस अदर डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। तो जो लिमिट निकालने का फॉर्मूला है वो है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद गाइस 37th क्वेश्चन जो है 115 बीए में भी नहीं हो, बीएससी में भी नहीं हो, बीएडी में नहीं, क्योंकि डिडक्शन ही नहीं मिलती उनको 80C टू 80U। 80 आईबीए की डिडक्शन वो जो बिल्डर्स के लिए होती है, वो कारपेट एरिया ऑफ द शॉप्स एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट, वो जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है उसमें कारपेट एरिया मैक्सिमम 3% होना चाहिए, उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 38 के अंदर ये सीनियर सिटीजन्स को बचत खाता हो, एफडी अकाउंट हो, किसी भी बैंक में हो, किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में हो, उनको किसी भी ब्याज की डिडक्शन है, बैंकों का, पोस्ट ऑफिस का। तो आंसर है पॉइंट नंबर डी, सारा का सारा ऊपर ब्याज एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 50,000। यस, अप टू 50,000 की लिमिट है, लेकिन यहाँ पर लिमिट की बात नहीं पूछी गई है, यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा ब्याज। क्वेश्चन नंबर 39 में आयान जो है 75 साल के हैं, टोटल इनकम 2,60,00,000 की है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35 लाख का है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का 30 लाख का है। अदर इनकम 1,95,00,000 की है। अदर इनकम 1,95,00,000 की है। इसमें स्लैब रेट लगाएंगे 56,60,000 का स्लैब लगेगा। उसके बाद 35 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। ये जो आपका 112 का है इस पे 7 लाख का अमाउंट बनेगा। और गाइस जो 30 लाख का 112 है इसमें 1 लाख की छूट लेके 29 लाख का 10% 2,90,000 बनेगा। क्योंकि इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज तो 25% लगेगा स्लैब इनकम पे भी और 112 पे भी। लेकिन लेकिन होल्ड इट मैन, होल्ड इट। जो 112A है उस पे जो सरचार्ज होता है वो मैक्सिमम 15% होता है। इस 2,90,000 पे 15% सरचार्ज लगाएगा। इन सरचार्ज लगाने के बाद आप 4% धनिया मिर्ची जोड़ेंगे तो टैक्स लायबिलिटी आएगी 86,14,840। तो यहाँ पर सीखने वाली बात या समझने वाली बात ये थी कि जो 112A का टैक्स है उस पर मैक्सिमम सरचार्ज 15 होता है, बाकियों पे 25 हो जाएगा क्योंकि 2 करोड़ से ऊपर है, यहाँ पर 15% रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया है, अगर वो 115 बी में आए तो 15% का टैक्स होता है। बी डबल ए में 22% का टैक्स होता है। ये बी में है तो 15% का टैक्स। ये नेट प्रॉफिट है जरा जरा है ना, जारा लिमिटेड का, डोमेस्टिक कंपनी का, 2 लाख 210 लाख, 15 लाख डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी कंपनी है। ये ऐड रहता है अगर इंक्लूड कर रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड भी ऐड रहता है, तो इन दोनों की कोई एडजस्टमेंट होगी नहीं, तो बुक प्रॉफिट आपका विल रिमेन 2,10 lakhs। क्वेश्चन नंबर 42 में निर्मला जी या निर्मला शी है ना, आगे जी है 52 साल की हैं, एडजस्टेड टोटल इनकम 45 लाख है, 115 बीएससी में आ गई हैं। जो 115 बीएससी में होता है या 115 बीएडी में होता है, एएमटी के प्रोविजन, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजन लागू नहीं होते, तो एएमटी विल नॉट अप्लाई। 42 का ऑप्शन नंबर डी। 43rd के अंदर गाइस सैलरी मिली है पार्टनर को फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, तो स्वाभाविक है पीजीबीपी में आएगा, लेकिन दिमाग में ये भी आता है अगर नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होती है। तो कुछ ना हद तक अगर किसी बच्चे ने नॉन वर्किंग पार्टनर रिज्यूम किया तो लेट्स सी इंस्टीट्यूट इसका ग्रेस मार्क देता है या नहीं। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन बेस्ट आंसर है मेरे हिसाब से, तो मैं ये लिखता, लेकिन डी वाले को हो सकता है इंस्टीट्यूट कंसिडर कर ले। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन द पार्टीशन ऑफ एचयूएफए सेक्शन 47 में सर्टेन ट्रांजेक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, वहां पर आ जाता है। डोमेस्टिक कंपनी है, डिविडेंड मिला है 12 लाख का, स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से जिसमें उसका 33% है, तो 115 बीबीडी के अंतर्गत 15% टैक्स लगता है। 45 का ऑप्शन नंबर बी। दीपिका को 8500 की एक लॉटरी, एक क्रॉसवर्ड पजल जीती है, तो 10,000 तक 194 बी के अंतर्गत, वैसे तो ये इनकम है 115 डबल बी की कैजुअल इनकम, लेकिन 194 बी में 10,000 तक टीडीएस नहीं होता, तो टीडीएस नहीं होगा, टैक्स तो लगेगा, वो बात अलग है। 47 राजा को रानी से प्यार हो गया,
यहाँ पर 30,000 पर पेमेंट और 1 लाख की एग्रीगेट, तो पेमेंट तो 30,000 तक ही है सारी, एग्रीगेट 1 लाख से ऊपर हो गया क्योंकि जो चौथी पेमेंट है वो क्रेडिट हो गई, क्योंकि क्रेडिट और पेड विच एवर इज अर्लियर पे होता है। 1,04,000 का 1%, क्योंकि रिसिपेंट इंडिविजुअल है, रानी है, अगर रानी लिमिटेड होता तो 2%, तो 1,04,000 का 1% होता है, 1040 टीडीएस कटेगा। 48 है, सुरेश की मृत्यु हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनका बेटा किशन 2 रिटर्न भरेगा, एक तो फादर की रिटर्न भरेगा 5,55,000 की एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अपने रिटर्न भरेगा 4,25,000 की, तो ऑप्शन नंबर सी। 49th जो क्वेश्चन है इसमें इंटीमेशन आई है, इंटीमेशन, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, एक इंटीमेशन आई है भाई, और इंटीमेशन रिटर्न फाइल करने के 9 महीने तक फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आ जाती है। आजकल तो बहुत ही जल्दी आने लग गई है। अभी मैंने 3 दिन पहले 31 दिसंबर को कुछ रिटर्न पेंडिंग थी, भरी, 2 घंटे में उनका रिफंड आ गया। वो अलग बात है रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ क्योंकि बैंक अकाउंट लिंक नहीं था पैन से, कुछ प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है 143(1) में। 50th, यस, हमारे इनकम टैक्स ओवर, फॉलोइंग डिफॉल्ट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 276। यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग के विलफुल डिफॉल्ट्स होते हैं, तो ये नॉट कवर्ड, बी सी डी पे तो ये सेक्शन 276 डबल लगता ही है, लेकिन ए के लिए है विलफुल अटेम्प्ट टू एवेड द टैक्सेस 276 डबल सी। हाँ, लेकिन जो पेनल्टी है वो टैक्स के बेसिस पे है, तो पता नहीं, शायद इस क्वेश्चन में मे बी ग्रेस मार्किंग हो सकती है, क्योंकि बी सी डी में तो 276 लगता है, नॉट कवर्ड लिखा है, तो पॉइंट नंबर ए आंसर आना चाहिए। लेट्स सी इंस्टीट्यूट क्या ओपिनियन है। ये हो गई जी खत्म। अब लाल करेंगे जीएसटी के यस सजेस्टेड आंसर्स, वेट करिएगा थोड़ा सा। हाँ जी, अभी करवा दूं, चलिए वेट करना थोड़ा। चलिए सर, जीएसटी के सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर, जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। कोरम जो होता है वो 3/4 नहीं, वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। कोरम इज 50% ऑफ द जीएसटी काउंसिल। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, गलत बात। तो 51st का आंसर इज सी। 52 में जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कब आएगा, जब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, फिर नोटिफाई होगा। क्वेश्चन 53 में मैन्युफैक्चरर है, कॉम्पोजिशन स्कीम लिया है, 70 लाख के और 10 लाख के एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचे हैं, नॉट टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच सकता, एग्जेम्प्ट गुड्स मैन्युफैक्चर का 1%। अगर ये ट्रेडर होता तो हम टैक्सेबल टर्नओवर लेते, तो यहाँ पर 80 लाख का 1% 80,000 रुपए, जिसमें 40,000 सीजी, 40,000 एचजीएसटी। 54th जो क्वेश्चन, एज पर शेड्यूल 2 रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑब्वियसली बेची और बेची हो तो जीएसटी नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 55 में कौन सा ये कंपोजिट सप्लाई है, दो जिस्म एक जान, 5 स्टार होटल के अंदर ये ऑर्डिनरी कोर्स में दिया जाता है, आपको खाना पीना नाचना सोना ये सब आपका पार्ट ऑफ पैकेज होता है, बाकी सब चीजें मिक्स सप्लाई मानी जाएंगी, ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। 56 के अंदर पर्सन कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a, ये वो सर्विस प्रोवाइडर की अगर तुम्हारी तुम्हारी एग्रीगेट टर्नओवर बिडल 50 लाख रुपए तक हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी और करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो लाभ उठाओ कॉम्पोजिशन स्कीम का। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रियंका रजिस्टर्ड डीलर एंड कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर विड्रॉ करना चाहती हैं, तो भाई जीएसटी सीएमपी 04 में दें अर्जी ऑनलाइन। 58 क्वेश्चन के अंदर, एज एन एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विसेज रेंडर करते हो तो जीएसटी लगेगा, अगर वो नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, ऑब्वियसली कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं लगता। शेड्यूल 3 रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस अंडर फॉरवर्ड चार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में एडवांस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगता, रिसिप्ट बेसिस पे, नोटिफिकेशन 66/2017 ने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर डोमिनोज पिज्जा, तो उसके अंदर वाउचर इशू किया है, अगर वाउचर में गुड्स आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ली जाती है, अगर वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडेम्पशन, तो रिडेम्पशन है वैसे तो 14 फरवरी को और 31 मार्च को, है ना भाई, लेकिन यहाँ पर पिज्जा वाउचर लिखा है तो मैं इसको आइडेंटिफाइबल मान रहा हूँ 10th को, लेकिन जो आइडेंटिफाइबल नहीं मानेंगे तो सी, मैं लेकिन सी ऑप्शन 1% केस में भी लागू नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बेस्ट है ए। 61st इंडिगो, इंडिगो ने पैकेज फूड चॉकलेट पैसेंजर को दिया है ड्यूरिंग द फ्लाइट, ये दिल्ली से फ्लाइट चली है, मुंबई पे हॉल्ट हुई है, चेन्नई पे जाएगी,
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पर गुड्स ऑन बोर्ड लिए गए हैं, ये थ्योरी है। लेकिन अगर मान लीजिए गुड्स दिल्ली से ऑन बोर्ड हो तो दिल्ली भी आंसर हो सकता था, चेन्नई भी आंसर हो सकता था। अगर चेन्नई पे ये गुड्स, बीच में चेन्नई है ना, फाइन लैंड्स इन चेन्नई, तो चेन्नई पे लैंड, तो दिल्ली और मुंबई आंसर आ सकते थे अगर ये गुड्स दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पे डाले जाते। तो मेरे हिसाब से आंसर डी है। लेकिन अगर कोई ए ऑप्शन ये मान के दे रहा है कि गुड्स वर बोर्डेड एट दिल्ली एयरपोर्ट, गुड्स वर बोर्डेड एट दिल्ली एयरपोर्ट, तो फिर ये आंसर हो सकता था। तो लेट्स सी व्हाट द इंस्टीट्यूट थिंक्स, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द बेस्ट। 62nd जो है भाई, ये विदेशी करेंसी जो एक्सचेंज करते हैं 10 लाख से ऊपर पे, हमें लेना होता है 5500 रुपए और 0.1% और 60,000 विच एवर इज लो। तो आंसर इज सी। 63rd का आंसर है जीएसटी इंक्रीज हुआ था, यहाँ पर आपका सेक्शन 14 लगेगा। इसमें मैंने बताया था टोटका, दो चीजें बाद में है तो नया रेट, दो चीजें पहले हैं तो पुराना रेट। यहाँ पर दो चीजें बाद में है तो नया रेट लगेगा 18%, क्योंकि दो चीजें बाद में 18%। 64, कबीर जी, वाह वाह वाह, कबीर के दोहे। इसके अंदर वो एक बिजनेस ऑफ फुटवेयर जम्मू कश्मीर में स्टार्ट करते हैं और उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अरे बाबा, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप गुड्स गुड्स है, ये सर्विस तो है नहीं, तो आपकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन 24 सेक्शन में हो जाएगी। 24 सेक्शन में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। लो जी, 65वें क्वेश्चन, 2/3 क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी कितना टाइम हुआ है हमें? जुम्मा जुम्मा 20-25 मिनट हुए। एक डीलर दूसरे डीलर को गुड्स बेचता है तो बेटा इनवॉइस 6 महीने के अंदर अंदर इशू करना होता है। अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुए तो डीम सप्लाई बन जाएगा। 6 महीने में गुड्स रिटर्न नहीं हुए। 15(2) के अंदर जो इंटरेस्ट है वो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन है। अगर 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 वो लेट पेमेंट चार्जेस आपको मिल जाए, तो अगर रिकवर करेंगे जब भी तो पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन बनेंगे। 67 कहता है सेक्शन 24 के अंदर कौन सी बात सीटीपी को लेकर ट्रू है? इनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है बेटा, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है सीटीपी की भी और एनआरटीपी की भी। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है एचपी लिमिटेड इज एंगेजिंग मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, आईटीसी बताना है अक्टूबर का। 2,30,000 में एक तो इनवॉइस अवेलेबल ही नहीं है, तो ये माइनस कर दो तो 1,70,000 हो गया। ये अक्टूबर का आपको आईटीसी बताना है। अभी तो अक्टूबर की दूसरी इंस्टॉलमेंट है, जब पांचों इंस्टॉलमेंट पूरी होंगी जब मिलेंगे आपको 75 का क्रेडिट, है ना, सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो मेरे हिसाब से 2,30 माइनस 60, 170 का आपको क्रेडिट मिलेगा। क्वेश्चन 69 कहता है 17(5) के अंदर कौन सी मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का अलाउड है। 15 इसका भी अलाउड है, यस। और इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ये भी अलाउड है। तो आंसर 1 2 3, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो गया सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 जो आता है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन अंडर 16। तो 16 दो भैया, आपने रिटर्न भी फाइल कर दी हो, टैक्स जमा भी हो गया हो, इनवॉइस भी आ गया हो, है ना, और वो आपके जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने चढ़ा भी दिया हो, आपके रिफ्लेक्ट भी करे, सर्विस कंज्यूम हो गई हो, ये नहीं रिसीव हो गई हो, गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई हो, कंज्यूम होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट द कंडीशन। 71st के अंदर यहां पर मुझे लग रहा है क्रेडिट इंस्टीट्यूट शायद दे, क्योंकि ये 5% की लिमिट होती थी, वो डिलीट हो गई थी 1/1/2022 से। पहले 5% की लिमिट होती थी, तो ये 5% की लिमिट डिलीट हो गई थी। तो 1/1/2022 से 36(4) में पहले ये था ना कि वो जीएसटी के इनवॉइसेस जो अपलोडेड हो गए हैं उनका तो क्रेडिट मिलेगा, और जो अपलोडेड नहीं हुए हैं, जो अपलोड हो गए हैं उनका 5%, वो लिमिट तो हटा दी थी। अब तो अगर अपलोड नहीं हुआ है बाय द सप्लायर जीएसटी का इनवॉइस, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब तो मैं तो शैल नॉट, अब तो ये लाइन डिलीट भी हो गई है। अब तो मेरे हिसाब से यहाँ पर क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आंसर इज, हाँ, पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता तो मैं मान लेता ये 5%, लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट का है तो आंसर क्रेडिट मिलना चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट जो डिसाइड करे। महामहिम है जी, हम उनकी बात मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट पता लगाना है जनवरी 22 का, है ना। ये गुड्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल किए हैं, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, हम कैपिटलाइज्ड खर्चा मान रहे हैं। हाँ जी, पैकिंग मटेरियल का क्रेडिट मिल जाएगा। और जो गुड डिस्ट्रॉय हो गए हैं इनका क्रेडिट तो ब्लॉक्ड है, तो आपको 8,000 का क्रेडिट मिलेगा। 25 और 8 वाली ऑप्शन 33 वाली दी भी नहीं है, क्योंकि अगर गुड्स को कैपिटलाइज ना करें तो 25 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो 25 और 8, 33 की ऑप्शन दी नहीं गई है, तो ऑप्शन 8 की ही बेस्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 में इनपुट टैक्स क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, क्रेडिट लेजर का पैसा तो खाली टैक्सेस के लिए होता है ना, कैश लेजर का आप टैक्सेस दो, इंटरेस्ट दो, पेनल्टी दो, तो टैक्सेस ही जाएंगे। 74 में जयपुर में, पानी पी लें भाई,
अनरजिस्टर्ड डीलर से 10 लाख का माल लिया है, 20% मार्जिन है, तो एक 12 लाख रुपए का माल बन गया। उसका 12% कर लें तो 72,000 रुपए, यानी कि 1,44,000, 12 लाख का 12%, ये होता है ना भाई 12 लाख का 1,44,000, यस 72। 75th टाइम लिमिट बियॉन्ड इनपुट की लिमिट 1 साल की होती है, कैपिटल गुड्स की 3 साल की होती है, उसके बियॉन्ड नहीं तो वो डीम सप्लाई बन जाते थे 1 साल। 76 कहता है सीजीएसटी में रजिस्ट्रेशन में कौन लायबल नहीं है? एग्रीकल्चरिस्ट बेटा, जो अपनी कल्टीवेशन के लिए बेचता है, वो तो सेक्शन 23 में आ जाता है ना, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। बाकी लोगों को हम 24 में डाल सकते हैं। वैसे ये वाली जो ऑप्शन है इंटरस्टेट सप्लाई जिसकी लिमिट एक्सीड कर जाती है ना, ये 22 में कवर्ड हो जाएगा, तो आंसर सी ही मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। डीलर जो है मणिपुर का, मणिपुर में भी है, हिमाचल में है, और मणिपुर की सप्लाई 12 है, हिमाचल की 6 है। तो बेटा मणिपुर की लिमिट है 10 लाख की एग्रीगेट टर्नओवर की, तो टोटल 18 लाख हो गए। वैसे हिमाचल की लिमिट तो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, हिमाचल की लिमिट तो आपकी 40 लाख की है, वो तो क्रॉस नहीं किया, एक्सक्लूसिव गुड्स मान रहे हैं, लेकिन एक भी स्टेट से एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर जाए तो आपको पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो आप मणिपुर में और हिमाचल में दोनों जगह रजिस्टर करवाओगे सेक्शन 22 के अंतर्गत। 78 कहता है जी रूल 28 के हिसाब से कैंसिल कर देता है रजिस्ट्रेशन अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। यस, ये आपको याद रखना है 6 महीने की बात। 79 कहता है इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एनबीएफसी कंपनी इनवॉइस शैल बी इशूड 45 डेज, क्योंकि नॉर्मली इनवॉइस 30 डेज का होता है, यहाँ पर 45 डेज का होता है बैंक्स और एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी। डायनेमिक क्यूआर कोड उन सप्लायर्स के लिए होता है जहां पर वो 500 करोड़ से ऊपर की उनकी टर्नओवर हो। यस, डी ऑप्शन। 81 राजेंद्र जो है वो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी है, एग्जेम्प्टेड गुड सप्लायर को दे रहे हैं, ही शैल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस नहीं, उनके लिए होता है जो टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस देते हैं। जीएसटीआर जो 9 है मेरे हिसाब से वो 2 करोड़ तक वालों के लिए नहीं होती, 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए होती है। तो हैविंग टू शैल बी फाइल्ड बाय 2 करोड़ और मोर देन 2 करोड़, नॉट 2 करोड़ और मोर। समझ रहे हो? तो यहां पर भी मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट शायद दे विल गो फॉर क्रेडिट बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। 83rd जो क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टर से मूवमेंट स्टार्ट करी है, 200 किलोमीटर पर डे की लिमिट होती है अगर आपका नॉन ओडीसी, नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो और नॉन मल्टी मोडल शिपमेंट विन वन लेग बाय द शिप, वहां पर 200 किलोमीटर पर डे की लिमिट होती है। तो यानी कि ये 600 किलोमीटर है, 3 दिन का बेनिफिट, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। हाँ अगर ये है ना, अगर ये गाइस नॉन ओडीसी तो 20 किलोमीटर पर डे की लिमिट हो जाती, अगर ये ओडीसी होता या एमएमएस बाय शिप होता, तो 600 डिवाइडेड बाय 20 दैट वुड बी 30 डेज। 30 डेज की ऑप्शन तो यहाँ पर कहीं दी भी नहीं है, तो हम इसको बी ऑप्शन को लेके आ रहे हैं, 200 किलोमीटर पर डे, 3 दिन की लिमिट, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सॉरी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 तारीख, ठीक है। 84th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ अ लेजर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लेजर तो नहीं होता, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर भी नहीं होता, लेकिन आंसर मेरे हिसाब से ए है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कराए तो मे बी ही माइट ऑल्सो गेट सम क्रेडिट कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है। 85th का एसजीएसटी क्रेडिट 4 लाख का है, सीजीएसटी देना है बेटा, एसजी की और सीजी की तो कोई आपस में बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है, तो आपको तो पूरा सीजीएसटी 3 लाख रुपए ही जमा करवाने पड़ेंगे। 86 है जी, टाटा ने बाटा को माल बेचा है 440 का, जिसमें रिटर्न आ गया 27,000 का, तो 4,40,000 माइनस 27,000 इंटू 18% कर देंगे तो 74,340 आ जाएगा। उसके बाद 87 क्वेश्चन है, स्पेशल ऑडिट के लिए बेटा 90 दिन है, जो जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया गया है, उसको 90 डेज के अंतर्गत यस रिपोर्ट देनी होती है। टाइम एक्सटेंड करा तो 180 दिन, तो दोनों ऑप्शन सी और डी 66 सेक्शन के अंतर्गत सही है। सेक्शन 56 कहता है जो रिफंड करना है वो 60 दिन में रिफंड होता है, 60 दिन में रिफंड ना तो 9% का ब्याज होता है। चारों ही ऑप्शन में ये 9% और 60 डेज वाली कहीं बात लिखी नहीं है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट माइट गो फॉर क्रेडिट टू द स्टूडेंट्स। करिश्मा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 21, ये इन्फॉर्मेशन दी है। आपको एग्रीगेट टर्नओवर बतानी है, एग्रीगेट टर्नओवर में इनवर्ट सप्लाई नहीं आती, चाहे रिवर्स हो या सिंपल सप्लाई हो। आउटवर्ड सप्लाई आएगी, तो 12 + 4 16, 16 और 6 22 लाख,
तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 22 लाख। हाँ जी। उसके बाद हाईएस्ट अप्रूव प्रिस्क्राइब्ड रेट, देखो वैसे तो हाईएस्ट रेट ऑफ यूटी जीएसटी इज 20, यूटी जीएसटी का रेट हाईएस्ट इज 14। यहां पर भी मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। अप्रूव प्रिस्क्राइब्ड यूटी जीएसटी का मैक्सिमम रेट है 20%, यूटी जीएसटी का मैक्सिमम 20%, प्रिस्क्राइब रेट मैक्सिमम 14%, 14%। तो यहां पर भी मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूट विल गो फॉर क्रेडिट। हाँ जी, 28% तो नहीं लिया जा सकता, इंस्टीट्यूट विल गो फॉर क्रेडिट। इस केस में भी इंस्टीट्यूट विल गो फॉर क्रेडिट। वाई? बिकॉज हाइएस्ट रेट ऑफ यूटी जीएसटी इज 20, अप्रूव्ड रेट प्रिस्क्राइब्ड इज 14। तो 20% वाली ऑप्शन भी नहीं दी हुई है, 14% वाली ऑप्शन भी नहीं दी हुई है, तो इंस्टीट्यूट विल गो फॉर क्रेडिट इन दिस केस। तो 4-5 क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे 5 नंबर तो पक्के। Which of the following liability cannot be adjusted against input credit of UTGST? UTGST का इनपुट टैक्स है, तो यूटी से जाएगा और आईजी से जाएगा, सीजी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यस, पहले यूटी से फिर आईजी से। एडवांस रूलिंग जो है यूटी जीएसटी एक्ट के अंदर, एक अफसर होता है सेंट्रल टैक्स का, एक अफसर यूनियन टेरिटरी का, दोनों को मिलाकर बनता है, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। ये यूटी जीएसटी एक्ट है, थोड़ा ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर प्रोविजनल कंपनसेशन रिलीज होता है 2 मंथ्स पीरियड के अंदर, एवरी एंड ऑफ 2 मंथ्स। 94th क्वेश्चन, जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट पूरे इंडिया में लागू होती है, तो जीएसटी भी लागू होता है, सिंपल क्वेश्चन था। प्रोजेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट 14% पर एनम कंपाउंडिंग बेसिस पे है, 14% पर एनम। 95th बेसिक कस्टम ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट में है, यस मेंशन किया गया कस्टम्स एक्ट के अंदर, लेकिन उसके रेट्स जो है, रेट्स की बात की गई है ना, वो कस्टम टैरिफ है, सीटीए। एफओबी वैल्यू 12,000 है, फ्रेट वैल्यू 2500 है और 150 इंश्योरेंस। अगर ये एयर का होता तो 20% एफओबी लेते, तीनों को जोड़ दिया, 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, 10,98,750। उसके बाद 98th क्वेश्चन में यहां पर आपकी जो रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन देखनी है, इन केस ऑफ शिप देखते हैं, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट्स और प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। अगर यही एयरक्राफ्ट और वेसल होता तो हम देखते डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। तो यहाँ पर क्योंकि अराइवल की बात कहीं की नहीं गई है, तो हम यहाँ पर एंट्री इनवर्ट्स और वेसल वर्ड ही दिया हुआ है, तो वेसल को ले रहे हैं, तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कस्टम्स एक्ट के अंदर, ये थोड़ा मुश्किल चीज थी आप लोगों के लिए, इसमें ये तीनों ही हैं, लेकिन अकिन रूल या सिमिलर रूल कॉन्सेप्ट रूल 3 के अंदर लागू नहीं होता। और 100th में जावेद ने कंप्यूटर इंपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पर 65% आपका इंपोर्ट ड्यूटी आपको ड्रॉबैक के रूप में मिलेगी, तो 4 लाख का 65% इज 2,60,000। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है आप लोगों के सजेस्टेड आंसर्स फॉर दिसंबर 22। इसका पीडीएफ यस मार्क्ड आंसर के साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर पहले नहीं किया। मजे करिएगा दोस्तों, पढ़ाई करिएगा, बाकी जो होना है होके रहेगा और जो नहीं होना है वो नहीं होके रहेगा, काहे को चिंता करें। इसी तरीके से दोस्तों जून 2023 की तैयारी अब हम लोगों ने शुरू कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा लिंक के अंदर है, फटाफट ज्वाइन करिए। मिशन 110% दिसंबर के चलाया था, मिशन 110% आप लोगों के लिए भी चलाया जाएगा। फतेह हमारी ही होगी, जीत हमारी ही होगी। ऑल दी बेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, ज्वाइन करिए, साथ पढ़ाई करेंगे, साथ फतेह करेंगे। जय हिंद।